कैसे हैं आप सब। मैं रिचा पारेख स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी सीएसआई नेट चैनल पे। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूँ तो हमने वहाँ इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोकेटाइन कंप्लीट कर लिया है। कार्बोकेटाइन की सारी जनरल प्रॉपर्टीज ले लो, चाहे उससे रिलेटेड जितनी भी नेम रिएक्शंस थी हमने वहाँ कवर कर ली है। आज हम इंटरमीडिएट्स में आगे मूव करेंगे। आज हमारा सेकेंड इंटरमीडिएट है, हम लेंगे जो कि है फ्री रेडिकल। यस गाइज, आज हम फ्री रेडिकल के बारे में बात करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि एक बार जल्द से जल्द आप क्लास को शेयर कर दीजिए। गाइज एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि मैं क्लास आगे स्टार्ट कर सकूं। ओके गाइज, सो वही बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैं प्रीवियस क्लासेस से आप लोगों को देती आ रही हूँ। आप लोगों को क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। देन उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, CSIR नेट जो आपका गोल है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है। आप लोगों को सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रही होगी। आप लोगों को सब्सक्रिप्शन प्लान है, आप लोगों को ये लेने हैं। मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप 12 या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले। अगर आप मंथली सब जो आप लोगों का पे है अगर वो देखें तो आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा। मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप लोग 12 या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें। देन उसके बाद में आप लोगों से पूछा जाता है, जैसे आप लोगों ने अपना सब्सक्रिप्शन प्लान डिसाइड किया, उसके बाद में आपसे पूछा जाता है डू यू हैव एनी रेफरल कोड। अगर आप लोग रिचा लाइव जो कि मेरा रेफरल कोड है, अगर इस रेफरल कोड के थ्रू अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, जो आप लोगों का टोटल अमाउंट है उस पर आप लोगों को इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्काउंट के बाद में आप किसी भी मेथड से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करो चाहे डेबिट कार्ड का यूज़ करो। उसके अलावा आप EMI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस 10% का डिस्काउंट के लिए आप लोगों को रेफरल कोड याद रखना है जो कि है रिचा लाइव। जैसे ही आप लोगों ने ये यूज़ किया आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके टोटल अमाउंट पे। सो गाइस रेफरल कोड मत भूलिएगा और जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि आप लोग इस जो प्लस क्लासेज है जो आप लोग उसमें भी अटेंड कर सकते हैं और आप लोग स्पेशल क्लास भी देख सकते हैं। सो गाइस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो ये थी हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन जो हम आप लोगों को देते आ रहे हैं प्रीवियस क्लास से। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है फ्री रेडिकल। जैसे ये स्ट्रक्चर घूम रही है वैसे ही फ्री रेडिकल होता है, अपने आप में मस्त होता है और पूरे मॉलिक्यूल में घूमता रहता है और नए नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करता रहता है। कैसे होता है, क्या इसकी जनरल प्रॉपर्टीज है, क्या इसका जो भी रिएक्शंस है, कैसे प्रोसीड होती है रिएक्शन, कैसे बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, आज हम उसकी बात करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फ्री रेडिकल हमारा टॉपिक है, जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो जनरल प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी है वो है इट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यस गाइस, आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों का फ्री रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन आप लोगों का होता है। तो ये आप लोगों की थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो ये है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगर फ्री रेडिकल है, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास है तो ये कैसी नेचर रखता है, मैग्नेटिक फील्ड में पैरामैग्नेटिक होता है, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी के पे अगर हम चले तो ये क्या करता है, किससे बना हुआ होता है, होमोलाइटिक लिविंग। गाइस आप लोगों को याद होगा जब हमारी क्लास की स्टार्टिंग हुई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दो तरह के बॉन्ड क्लीवेज पाए जाते हैं, होमो एंड हेट्रोलाइटिक। तो होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, बराबर रूप से बॉन्ड का टूटना। बराबर बॉन्ड का टूटना का मतलब अगर बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है तो जो इलेक्ट्रॉन जिसका है वो उसके पास वापस चला जाता है। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं हम, होमोलाइटिक क्लीवेज। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है फ्री रेडिकल वाले मॉलिक्यूल का, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कैसा होता है, sp2 होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक रेडिकल उसके पास अभी भी फ्री होता है, इस वजह से जिसके ऊपर रेडिकल होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके, सो अब इसके शेप की बात कर लेते हैं, ये कैसी शेप में होता है, तो ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर की शेप में। ओके गाइस, तो ये थी जनरल प्रॉपर्टीज थी, बेसिक कुछ नॉलेज था। हो सकता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए तो इन प्रॉपर्टीज से मिलकर भी बन सकता है, इसलिए आप लोगों को प्रॉपर्टीज बताइए। बस आपको वैसे पता होगा कि क्या होती है क्या नहीं होती, बट एक जनरल प्रॉपर्टीज हमने ले ली। अब हम बात कर रहे हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, क्यों करती है, किस वजह से करती
करती है, अब हम वो देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर है हमारा यहाँ पे साइज। इस पे साइज पे कैसे डिपेंड करती है, तो यहाँ मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए कि जो स्टेबिलिटी होती है वो साइज की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है, अगर साइज इंक्रीज हो रही है, सॉरी अगर साइज इंक्रीज हो रही है तो आपकी जो भी आपकी स्टेबिलिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर साइज डिक्रीज हो रही है तो ये भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया। अब मैंने एग्जांपल ले रखा है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब फ्री रेडिकल में ले रखे हैं। तो सबसे अगर ज्यादा अगर मैं साइज देखूं तो किसकी है, आयोडीन की। आयोडीन अगर हम जो आप लोगों के पीरियडिक टेबल में अप टू डाउन मूव करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ कौन सा फैक्टर डोमिनेट होता है, साइज फैक्टर डोमिनेट होता है। तो सबसे ज्यादा साइज किसकी हुई, आयोडीन की। अगर आयोडीन की साइज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन होता है उसकी टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी, राइट। जैसे ही उसकी टेंडेंसी कम हुई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा स्टेबिलिटी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब सेकेंड हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का बेसिक कहाँ से लिया जाता है, अल्फा एच से। तो अगर अल्फा एच अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अल्फा एच इंक्रीज हो रहे हैं, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या बोला था, एक नाम और दिया था जो कि है नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो जैसे अगर रेजोनेंस बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबल रखने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो अब तीसरा एग्जांपल हमारा रेजोनेंस ही ले लेते हैं। तो रेजोनेंस बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो कैसे बढ़ रही है, आप लोगों को फ्री रेडिकल रेजोनेंस में मैंने बताया था आप लोगों को रेजोनेंस कहाँ हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि डबल बॉन्डेड कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल, मैंने आप लोगों को ये बताया था। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया, थर्ड स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल, देन 2 देन 1, क्योंकि रेजोनेंस यहाँ पे बढ़ गया। आप लोग देखिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है ये। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गई, बढ़ गई। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, कम है। आप लोग देख सकते हैं, एरो से ही डिसाइड कर लीजिए आप लोग कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। सॉरी ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, समझ जाइएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, 3 to 1। अगर वही चीज में नीचे वाले एग्जांपल में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, मैंने बेंजाइलिक रेडिकल ले रखा है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हूँ तो रेजोनेंस बढ़ रहा है, रेजोनेंस बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और ये जो लास्ट वाला जो रेडिकल है इसको क्या बोलते हैं, ट्राइटिल रेडिकल बोलते हैं। अब इसकी कुछ स्ट्रक्चर, इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे है ट्राइटिल रेडिकल इज हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एंड स्टेरिक इफेक्ट। ट्राइटिल रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है इन सबसे, क्यों, दो प्रॉपर्टीज आप लोगों को दिख रही है, पहला दिख रहा है रेजोनेंस और दूसरा दिख रहा है स्टेरिक इफेक्ट। तो अगर इन दोनों में ही कंपैरिजन करना हो कि ज्यादा स्टेबिलिटी किसी को प्रोवाइड कर रही है तो ज्यादा फैक्टर कौन सा इफेक्ट कर रहा है, तो ये है स्टेरिक इफेक्ट डोमिनेट होता है कहाँ पे, रेजोनेंस पे। ट्राइटिल रेडिकल में स्टेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है रेजोनेंस पे, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। फिर हम बात कर रहे हैं ट्राइटिल रेडिकल हैज लेस टेंडेंसी टू अंडरगो डाइमराइजेशन बिकॉज ऑफ स्टेरिक फैक्टर। यानी क्या होता है, ट्राइटिल रेडिकल की डाइमराइजेशन, डाइमर बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है या जो टेंडेंसी होती है वो कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि स्टेरिक फैक्टर होता है। जैसे ही आप लोगों के पास जो जैसे मैंने मान लो ट्राइटिल रेडिकल में मैंने क्या लगा रखा है, बेंजीन ही लगा रखी है। जैसे जैसे बेंजीन बढ़ जाएगी तो स्टेरिक फैक्टर बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या करेगा, जो रेडिकल है वो अप्रोच नहीं कर पाएगा दूसरे रेडिकल के पास, क्योंकि जैसे स्टेरिक फैक्टर बढ़ा तो यहाँ रिपल्शन बढ़ जाएगा, और रिपल्शन जैसे बढ़ा तो रेडिकल गायब हो जाएगा। गायब का मतलब है छुप जाएगा, दब जाएगा, जिसकी वजह से वो दूसरी तरफ अप्रोच नहीं कर पाएगा। थर्ड आपकी कंडीशन है यहाँ पे, इट इंक्रीजेस द हाफ लाइफ एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ये क्या करता है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इंक्रीज करता है और हाफ लाइफ इंक्रीज करता है।
मतलब उसकी रेडिकल में रहने की जो टेंडेंसी है उसको बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? रेडिकल है, अगर 3 बेंजीन जुड़ी हुई है तो पहले तो ये इसमें भी रेजोनेंस दे रखा है, इसमें भी कर सकता है, इसमें भी कर सकता है, तो इसकी टेंडेंसी बढ़ गई रेडिकल की मूवमेंट की। तो अगर मूवमेंट की टेंडेंसी बढ़ गई तो उसकी उस फॉर्म में रहने की कैपेसिटी बढ़ गई, यानी उसकी हाफ लाइफ बढ़ गई, तो उसकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है ट्राइटेड रेडिकल। अब पढ़ते हैं ट्राइटेड रेडिकल। मैंने आप लोगों को सेकंड लाइन जो सेकंड पॉइंट है उसमें बता रखा है, डाइमराइजेशन शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? पढ़ते हैं। In the solution phase, it exists in dynamic equilibrium with its dimeric form। तो ये क्या करता है? सॉल्यूशन फेज में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या करता है? डायमेरिक फॉर्म में रह सकता है, यानी मोनोमेरिक से डायमेरिक, डायमेरिक से मोनोमेरिक, मोनोमेरिक से डायमेरिक, यानी ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है एक तरह से। सॉल्यूशन हैज येलो कलर बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आप लोगों में, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो कोई ना कोई कलर शो करेगा ही। तो ये कैसे कलर शो करता है? येलो कलर शो करता है आप लोगों के लिए, राइट। अब बात करते हैं आगे। इसमें है, आप लोगों को मैंने बताया है कि डायमेरिक फॉर्म में नहीं रह सकता है। इसका मतलब क्या है? रह सकता है, इक्विलिब्रियम में रह सकता है डायमेरिक में, लेकिन उसमें नहीं रह सकता। तो आप लोग एक बार देख सकते हैं कि चाहे मैं ये लिखूं चाहे मैं ये लिखूं, बात एक ही, ये पीएच को मैंने एक बार खोल के लिख दिया, ठीक है, और कुछ भी नहीं लिखा, पीएच को सुंदर सा बना के लिख दिया, फेनिल ग्रुप लगा के लिख दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिएक्शन कैसे हो रही है? ये इधर, ये इधर, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ बन गई, यहाँ एक बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इस बॉन्ड का फॉर्मेशन, राइट। ये ऐसे परफॉर्म करता है रिएक्शन, यानी रिएक्शन जो प्रोसीड होती है डायमेरिक फॉर्म की, वो ऐसे परफॉर्म होती है, ना कि ऐसे होती है। यानी इसका मतलब क्या है? दोनों जो रेडिकल दिख गए, जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन में आप लोग करवाते हो कि 2 रेडिकल दिख गए, आप लोग उसको जोड़ देते हो, ये चीज यहाँ नहीं चलती, यानी आप PS3 को आप लोग ऐसे जोड़ नहीं सकते। ओके, सिंपल सी चीजें अगर आपको रिएक्शन करवानी है तो आप इस तरह से करवाओगे, ना कि इस तरह से करवाओगे। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब क्या है? कैप्टोडेटिव इफेक्ट। क्या है ये? कैप्टोडेटिव इफेक्ट क्या होता है? कैप्टोडेटिव इफेक्ट कैसे होता है, क्यों होता है? कैप्टोडेटिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इसमें ना ऐसे, ये एक ऐसा इफेक्ट है जो, चाहे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लो, चाहे आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा लो, ये बराबर है। बराबर है का मतलब क्या है? चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाओ, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगाओ, दोनों तरह कोई से भी ग्रुप लगाओगे, स्टेबिलिटी हमेशा इंक्रीज होगी। क्या होगा? स्टेबिलिटी जो है उसकी, वो ऑलवेज क्या होगी? इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज कभी भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, किस वजह से नहीं होगी, वो पढ़ेंगे हम। पहले जनरल देख लीजिए आप, कैप्टोडेटिव इफेक्ट क्या होता है। मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है आप लोगों के लिए, both electron withdrawing as well as electron releasing, both electron withdrawing group, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है। और ये आप लोगों का है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ओके, तो एक है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और दूसरा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। बोथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। आप लोगों के लिए क्या करता है? इंक्रीज क्या करता है? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ये जो लिखा हुआ है इंक्रीजेज, ये हमेशा याद रखिएगा, क्या कर रहा है? ये इंक्रीज कर रहा है स्टेबिलिटी को, राइट। अब देखिए, आपने रेडिकल लिया, ये CH3 रेडिकल लिया, H माइनस हुआ, ठीक है, तो मतलब H निकला बाहर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रखा है इसके साथ कोई भी। अब क्या, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का क्या हुआ? ऐड हुआ, तो CH2 और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का काम करेंगे, राइट। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे, या OH लगा, या OR लगा, या NH2, NR2, जिनकी भी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, अगर ऐसे ग्रुप अगर आप लोग जोड़ रहे हो तो क्या हो रहा है?
CH2 की जो रेडिकल है उसकी वहाँ टेंडेंसी, वहाँ स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? जैसे मान लीजिए आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाया, जैसे मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे CH2 ले रखा है या रेडिकल ले रखा है, आप लोगों ने OH लगा दिया, ठीक है। अब OH के पास क्या है? 2 रेडिकल है, तो ये क्या करेगा? अपना एक रेडिकल यहाँ डोनेट करेगा, इसका एक रेडिकल यहाँ डोनेट करेगा, तो क्या बन गया आप लोगों के लिए? CH2 डबल बॉन्ड OH और एज अ रेडिकल। या आप ऐसे भी कह सकते हो H एज अ प्लस फॉर्म के रूप में बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या रह जाएगा? रेडिकल रह जाएगा। यहाँ पे फिर ये भी तो होगा, H क्या निकलेगा? प्लस फॉर्म के बाहर रूप में बाहर निकलेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी तो बॉन्ड है, ये क्या करेगा? इधर देगा, मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा और खुद बाहर निकल जाएगा। तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन बन सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? जैसे ही बॉन्ड बना तो ये क्या हुआ? रेडिकल क्या हो गया? स्टेबल हो गया और ऑक्सीजन पे क्या गया? रेडिकल चार्ज आ गया। सिंपल सी चीज है। तो ऐसे OR के साथ भी हो सकता है, NH2 के साथ भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का काम कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। उसकी जहाँ पे सिंगल रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, यानी इधर से इधर रेजोनेंस एक तरह से आप बोल सकते हो वो करवा रहा है। तो जैसे ही मैंने मूव किया लेफ्ट से राइट की तरफ, तो आप लोग क्या देख सकते हो? स्टेबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, अगर आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रहे हो तो। अब आगे चलते हैं। वही मैंने CH3 रेडिकल लिया, अब मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ रही हूँ। हाइड्रोजन निकाल के क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ रहे हैं हम। जैसे कि हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ा, जैसे NO2, साइनाइड, SO2R, CF3, जो भी एक्सेट्रा जितने भी और ग्रुप्स हैं, बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का यानी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे हैं, तो जैसे ही मैंने ये ग्रुप जोड़े तो क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अब कैसे बढ़ रही है? तो इलेक्ट्रॉन देना यानी उसको स्टेबल करना, खुद पे क्या लेना? रेडिकल। और इलेक्ट्रॉन लेना यानी खुद पे रेडिकल लेना और उसको क्या करना है? स्टेबल। दोनों तरह से देखो, रेडिकल आपके पास आ रहा है, चाहे आप लो चाहे मत लो, दोनों काम क्या हो रहे हैं? रेडिकल आपके पास आ रहा है। तो रेडिकल का मूवमेंट हो रहा है इधर से इधर, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, यानी एक तरह से आप बोल सकते हो रेजोनेंस परफॉर्म हो रहा है एक तरह से। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगा रहे हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करा रहे हो, तो क्या हो रहा है? रेजोनेंस फॉर्म हो रहा है एक तरह से। और अगर रेजोनेंस फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो जस्ट कैप्टन एक्टिव इफेक्ट होता है, चाहे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाओ। अगर इस तरह के कोई ग्रुप लगते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो सिंपल सा मतलब है कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को क्या करते हैं? इंक्रीज ही करते हैं, डिक्रीज कभी भी नहीं करते। ये मार्क है, लाइन या नमक है, आप लोग इसको याद रखिएगा, इसे भूलिएगा मत, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है एक तरह से। अगर फ्री रेडिकल में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो आप लोग क्या करेंगे? हमेशा उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको क्या बताएंगे? इंक्रीज ही बताएंगे। ओके, अब हम आगे चलते हैं। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये रिएक्शन जो आप लोगों को बता रखी है, सॉरी, ये रिएक्शन जो मैंने आप लोगों को बता रखी है, यहाँ पे क्या हो रहा है? दो तरह के रेडिकल है। जैसे मान लीजिए ये साइक्लिक रिंग है, यहाँ पे अगर ये रेडिकल है एक, जैसे मान लीजिए दो अलग अलग है अलग अलग टाइम पे, जैसे एक बार तो यहाँ रेडिकल है और एक बार इस NO2 के साथ रेडिकल है, तो NO2 क्या है? विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर ये जो रेडिकल है वो क्या हो गया? मोर स्टेबल हो गया बजाय इसके, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज नहीं है जो डोमिनेट कर रही हो या जो इसको स्टेबल करने का काम कर रही है। तो ये क्या होगा कि लेस स्टेबल हो गया इसकी तुलना में, NO2 की तुलना में क्या हो गया? ये लेस स्टेबल हो गया। अब ऐसे ही मैंने यहाँ Br लगा रखा है जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर सकता है, रिलीज भी करता है। ये पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को आगे कंडीशंस क्या मिल रही है। ओके, तो अगर Br है, अगर Br के पास वाले कार्बन पे अगर रेडिकल है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा बजाय और कहीं होगा तो वो लेस स्टेबल होगा, ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ रेडिकल नहीं होता, ये होता, तो ये तो स्टेबल होता है, Br कैसे ना कैसे करके इसको स्टेबल करता है। लेकिन अगर ये रेडिकल है और इस रेडिकल है, ये दो तरह के रेडिकल है, तो फिर आप लोगों को कंपैरिजन
पूछे तो आप लोग क्या बताओगे, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, अगर इनके साथ अगर रेडिकल है, क्या है इनके साथ अगर रेडिकल है तो वो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ओके, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला में, देख लीजिए आप, OR ग्रुप है। OR क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन का रिलीज करता है, इसके साथ अगर रेडिकल दिख रहा है तो ये स्टेबल है बजाय इसके, तो चाहे दोनों में से कोई भी ग्रुप हो स्टेबिलिटी हमेशा इंक्रीज होगी, तो आप लोगों को ये याद है। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हुए तो क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुए तो दोनों में क्यों हुआ। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो कोई भी ग्रुप लगा रखा है मैंने जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और 1 कार्बन बना, तो ओवरऑल आप लोगों के पास कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक हो गया होमो ग्रुप का, क्या हो गया, होमो, जो G है उसके लिए मैंने ले लिया होमो, यानी हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, होमो की फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये मैंने G ग्रुप ले लिया, G। ठीक है, अब मैंने CH2 के पास यानी कार्बन के पास क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यानी क्या हो गया ये सोमो, सोमो यानी सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो यानी हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सोमो यानी सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसका एमओ डायग्राम जब हम बनाते हैं तो एक मतलब नीचे मतलब एक बॉन्डिंग बनता है और एक एंटी बॉन्डिंग बनता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो जैसे ही बॉन्डिंग बनता है तो बॉन्डिंग में क्या आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सॉरी गाइस यहाँ पे एक ही फिल कर रखा था, गलती से हो गया। बॉन्डिंग में क्या आते हैं आप लोगों के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है, राइट, क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन। 3 इलेक्ट्रॉन है आप लोगों के पास, तो 3 इलेक्ट्रॉन का आप लोगों को भरना है। आप लोगों ने भर दिया 2, तो यहाँ पर दिया, 1 ऊपर चला गया, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ऊपर क्या गया तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी है जो अस्थिरता है, जो स्थिरता है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और मैंने, अगर आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों को ये बता रखा है कि अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी की, क्या होती है, स्टेबिलिटी की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी क्या होगी आप लोगों की, इंक्रीज होगी। अगर आप इधर से भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोफाइल रेडिकल की तरह बिहेव हो। अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, जो कि क्या होता है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हो, कैसे ग्रुप लगे हुए हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए, यानी ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करेंगे। और इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को हमने ले लिया, एमओ डायग्राम बना लिया, एक तरफ G ग्रुप ले लिया, एक तरफ C ले लिया, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब ये तो हो गया ल्यूमो, ल्यूमो यानी लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 3 टर्म्स आई है अभी तक, लूमो, ल्यूमो और सोमो। हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये आ जाएगा सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, आप लोग समझिएगा, हाईली, लोएस्ट और सिंगली, ऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड और ऑक्यूपाइड। ठीक है, ओ यानी ऑक्यूपाइड, यू यानी अनऑक्यूपाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रुप जी के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि जी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, तो जी के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि वो खुद भी लेने का काम करेगा। और रेडिकल है तो रेडिकल के पास ऑलवेज क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोमो यानी क्या हो गया, इसके पास एक है लास्ट वाले में, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये कहाँ जाएगा, बॉन्डिंग में। ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस एज दिस इंक्रीज, क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी न्यूक्लियस के क्या आएंगे पास में, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जबकि हम बात करें न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी के। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वन न्यूक्लियोफिलिसिटी के। ओके, और अगर पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी में भी क्या चलता है, इनवर्सली का चलता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिसिटी आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, ई, सॉरी गाइस, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज तो क्या होगा, वापस से लिखते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, राइट, और इट्स आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ओके, तो अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के तो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये इंक्रीज हो रहा था, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी कि क्यों दोनों तरह से ही स्टेबिलिटी को क्या हो रहा है, इंक्रीज क्यों हो रही है। ओके, बात करते हैं persistence radical क्या होते हैं। There are some radical which are highly stable and exist in free state। ऐसे रेडिकल होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। There are called persistence radical। ऐसे रेडिकल को क्या बोलते हैं, persistence radical होते हैं। In these type of radicals odd electron lies at, odd electron किस किस पे रह सकता है, ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कहाँ रह सकता है, कार्बन के ऊपर भी ऑड इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ऐसा एक एग्जांपल जो भी आप लोग देख के आए हो जो कि है ट्राइटेन, यानी ये यहाँ पे स्टेबल है। फिर हम बात करते हैं फिनॉक्सिल रेडिकल, ये रहा फिनॉक्सिल रेडिकल, राइट, ये रहा 2,4,6 ट्रायस ट्राइमिथाइल, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रिकाजल रेडिकल, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहता है, रेडिकल रहता है, तो ये रहा ये। तो ये जो भी है आप लोग ये स्ट्रक्चर्स जितनी भी है इसको ध्यान रखिएगा। हो सकता है स्ट्रक्चर से बेस पे आप लोगों से पूछ लें कि इनमें से मोर स्टेबल कौन सा है, या आप लोग नाम भी याद रखिएगा। तो ऐसे रेडिकल्स बहुत होते हैं जो आपके रेडिकल फॉर्म में भी स्टेबल होते हैं, और मोस्ट ऑफली वो रेडिकल कहाँ पाया जाता है, या तो ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बन पे भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये जनरल से चीजें वो आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल के रिएक्शन। फ्री रेडिकल के अगर आप जनरली रिएक्शन देखते हो तो वो देखते हो आपने फोटोकेमिकल में, कहाँ देखते हो, फोटोकेमिकल के अंदर। तो क्या होता है, यहाँ पे दो रेडिकल्स होते हैं, दो रेडिकल्स आप बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और एक बॉन्ड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि ये बनता है, राइट। आप लोगों का रेडिकल बॉन्ड बन गया। ये इसको क्या बोलते हैं, डाइमराइजेशन बोलते हैं, यानी दो रेडिकल आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेंगे, डाइमर फॉर्म में मिल गए, तो इसको हमने क्या बोल दिया, डाइमराइजेशन। अब आता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये क्या होती है, ये देखिए आप लोग, यहाँ क्या हो रहा है आप लोगों के लिए, एक सेकंड, कहाँ है ये, दो तरह के रेडिकल है, सेम रेडिकल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रेडिकल ने पार्टिसिपेट किया यहाँ, और इस जो कार्बन है, इस कार्बन के एक हाइड्रोजन ने क्या किया, यहाँ पार्टिसिपेट किया। तो एक तो आप लोगों को एल्केन मिलता है इससे, डिस्प्रोपोर्शनेशन से, एक तो एल्केन और एक एल्कीन, दो चीजों का फॉर्मेशन होता है, एल्केन और एल्कीन का। तो दो रेडिकल से आप लोगों को क्या मिला, डिस्प्रोपोर्शनेशन के थ्रू एल्केन एंड एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ, बॉन्ड की शिफ्टिंग आप लोगों को बता रखी है, रेडिकल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, ये तो बन गया एल्कीन। हाइड्रोजन ऐसे क्या हुआ यहाँ पे, रेडिकल रहा, तो इस रेडिकल ने कहा रिएक्ट किया इससे, तो ये बन गया आप लोगों के लिए एल्कीन। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर अगर आप नाम भी देना चाहो तो फर्स्ट वाली आप लोगों के क्या बनी, एल्कीन, और सेकेंड वाली आप लोगों के
सॉरी फर्स्ट वाली एल्कीन बनी और सेकंड वाली आप लोगों के एल्कीन बनी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ 3 डिग्री रेडिकल। ये कौन से रेडिकल की कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ऐसा कौन सा रेडिकल होता है जिसको ये शो करती है, तो वो होता है 3 डिग्री रेडिकल। 3 डिग्री रेडिकल के लिए मोस्ट ऑफली डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है, अब जो नेम रिएक्शंस आएगी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके लिए नेम रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल की जितनी भी नेम रिएक्शंस है, अब हम वो पढ़ेंगे इसके बाद में। सो गाइस आज के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। फ्री रेडिकल का बेसिक हो चुका है, अब हम बात करेंगे इसकी जितनी भी नेम रिएक्शंस है उसके बारे में। सो गाइस अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आ रही है, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने इसे शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेम रिएक्शंस के साथ जो कि फ्री रेडिकल है। थैंक यू गाइस।